हाय एवरीवन। प्रैक्टिस पेपर 24 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिन्हें हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, दिस शॉर्ट कमिंग और डिफेक्ट इन द ग्रीक ट्रेजिक हीरो लीड्स हिम टू इग्नोर द वार्निंग्स of the gods and to transgress their laws and commands. ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर 4: हेमरेसिया, ह्यूब्रिस, कैथारसिस, नेमसिस। ठीक है, ये एक शॉर्ट कमिंग और डिफेक्ट यानी कि एक डिफेक्ट है ग्रीक ट्रेजिक हीरो के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है। वो जब गॉड्स की वार्निंग्स को अनदेखा करता है, उनको अनदेखा करता है या ओवरलुक करता है, उनको नहीं मानता, उसकी वजह से उसे ही सफ़र करना पड़ता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूब्रिस। फॉर एग्जांपल, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, उसके अंदर जो सैटर्न है वो सफ़र करता है ह्यूब्रिस से। ठीक है, ह्यूब्रिस की वजह से ही उसको हेवन से जो है हेल में फेंका जाता है, क्योंकि उसको घमंड हो जाता है, उसको अपना मतलब अपने ऊपर इतना घमंड हो जाता है कि वो भगवान की जो वार्निंग्स हैं उनको दरकिनार कर देता है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, उसे हेवन से हेल फेंक दिया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूब्रिस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर एपिथेट। इसे ट्रांसफर एपिथेट के नाम से भी जाना जाता है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द एपिथेट इज ट्रांसफर्ड from the appropriate noun to modify another to which it does not really belong. ऑप्शंस हैं आपके हाइबरमैस, हाईपैलेस, हाई विलेज, हाइबर पैलेस। सो ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसे ट्रांसफर एपिथेट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इन विच द एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट नाउन टू मॉडिफाई अनदर टू विच इट डज नॉट रियली बिलोंग। एपिथेट एक्चुअली एडजेक्टिव को बोलते हैं, विशेषण होता है ये। तो जिस नाउन को मतलब जब भी जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, तो उसके साथ ही आएगा वो, या तो उसके पहले आएगा या उसके बाद में आएगा, यानी कि जिस नाउन को वो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव उसके साथ में आएगा। ठीक है, लेकिन इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर क्या होता है कि जिस वर्ड को मॉडिफाई करना है उसके साथ ना आके दूसरे वर्ड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस डिवाइस को ट्रांसफर एपिथेट बोला जाता है, क्योंकि ट्रांसफर लिख रहा है ना, एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। यानी कि जिस जगह जिस प्लेस पर इसको होना चाहिए था, एप्रोप्रिएट नाउन के पास इसे होना चाहिए था, वहाँ ना होके ये मॉडिफाई करता है अनदर वर्ड, मतलब दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करता है। जैसे स्लीपलेस नाइट, वेरी होम्स। तो होम्स कभी थकते नहीं है ना, जो फार्मर हैं वो वेरी हैं, लेकिन उसको ऐड किया जा रहा है होम के साथ। ऐसे ही स्लीपलेस नाइट में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो स्लीपलेस है, नाइट स्लीपलेस नहीं होती है। इस तरीके से एपिथेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, हाई पैलेस। ठीक है, ट्रांसफर एपिथेट इज ऑल्सो नोन एज हाई पैलेस। So the right answer is B. Next है क्वेश्चन नंबर 27. In general, the term denote the omission of a letter from a word. ठीक है, omission a letter from a word. ओवर से ई का omission हो गया, इवन से वी का हो गया, हेवन से ई का हो गया। इस तरीके से कोई जो वर्ड है पार्टिकुलर, वहाँ से एक लेटर को ओमिट कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं 4: हाइफेसिस, हाइपोकॉइज, हाइपोकैमा, हाइपोस्टैटिजेशन। सो दिस टर्म इज कॉल्ड हाइफेरेसिस। सो द राइट आंसर इज ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. That imaginary person who the writer hope will understand completely the experience he is trying to convey and respond to it as he wishes. ठीक है, उस इमेजिनरी पर्सन को क्या कहते हैं जिसके लिए राइटर ये सोचता है कि जो कुछ भी वो लिख रहा है उसको वो पर्सन समझ रहा है, उसे क्या बोलते हैं. ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके: आइडियल पोइट, आइडियल क्रिटिक, आइडियल रीडर, आइडियल पब्लिशर. ठीक है, तो जो राइटर होता है तो वो तो खुद ही पोइट भी हो सकता है, तो ये पोइट तो होगा नहीं, क्रिटिक भी नहीं है, आइडियल पब्लिशर भी नहीं है. आपका जो आंसर है राइट वो हो जाएगा आइडियल रीडर. आइडियल रीडर है ये. नेक्स्ट है 29. हु इन्वेंटेड द टर्म इम्प्लीड रीडर, एक्चुअल रीडर. ठीक है, किसने ये टर्म इन्वेंट किया था आपको ये बताना है. आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आई.ए. रिचर्ड, विलियम एम्सन, वोल्फगैंग आइजर, W.K. विम्सेट. सो आई.ए. रिचर्ड इन्वेंटेड दिस टर्म इम्प्लीड रीडर या फिर एक्चुअल रीडर. सो द राइट आंसर विल बी ए, आई.ए. रिचर्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. The phrase has become almost a cliche to describe a common method of beginning a story. ओके, ये जो फ्रेज़ है वो एक टाइप से क्लीसे बन गया है. क्लीसन होता है एक तरह से घिसा पिटा टर्म. इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्टार्टिंग इन द मिडेस्ट ऑफ द एक्शन एट सम क्रूशियल पॉइंट व्हेन ए गुड डील हैज़ ऑलरेडी हैपन. ठीक है, ऑप्शंस हैं इन जनरल रेस, in media race, in middle race, in the middle of thing. तो जब स्टोरी की शुरुआत बीच से होती है ना तो उसके लिए एक टर्म आता है इन मीडिया रेस. इन मीडिया रेस का मतलब होता है इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग, इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग. सो द राइट आंसर बी, इन मीडिया रेस. वैसे डी वाला भी सही हो जाएगा, इन द मिडल ऑफ थिंग्स, ये भी वही बात है. तो बी और डी दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. हु इन्वेंटेड द टर्म इंस्कैप एंड इंस्ट्रेस. ये दो टर्म हैं, किसने इन्वेंट किया था आपको बताना है. A.G. गार्डनर, G.M. हॉपकिंस, W.B. ईट्स या फिर T.S. एलियट. सो G.M. हॉपकिंस इन्वेंटेड द टर्म इंस्कैप एंड इंस्ट्रेस. सो द राइट आंसर इज बी, G.M. हॉपकिंस. नेक्स्ट है 32. द प्रोसेस बाय विच वी एनकाउंटर अ कल्चर और आइडियोलॉजी, वैल्यूज एंड इंटरनलाइज दैम. ऑप्शंस हैं आपके आइडियोलॉजी, आइडियोसिंक्रेटिक, इंटरडिपेंडेंस, इंटरपैलेशन. सो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या एनकाउंटर करते हैं, कल्चर, आइडियोलॉजी को, वैल्यूज़ को, इनको इंटरनलाइज करते हैं, इस प्रोसेस को इंटरपैलेशन के नाम से जाना जाता है. सो द राइट आंसर इज़ डी. ठीक है, इसको लुइस अल्थुइजर ने इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को. नेक्स्ट है 33. A rhetorical device and literary technique in which the use of words to express something other than and especially the opposite of the literal meaning. It also shows the incongruity between a situation developed in a drama and accompanying words or action that is understood by the audience but not by the characters in the play. कौन सी डिवाइस है ये? आयरनी, सटायर, ह्यूमर, हार्मनी. ठीक है, तो ये इट ऑल्सो शोज द इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन द सिचुएशन डेवलप इन ड्रामा. ड्रामा के अंदर क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में यहाँ लिख रहा है एक्शन दैट इज अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस,
ठीक है, ऑडियंस को समझ में आ रहा है सब कुछ, बट नॉट बाय द करेक्टर इन द प्ले। लेकिन जो उस प्ले के अंदर करेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं उनको वो जो सिचुएशन मतलब उस सिचुएशन से वो लोग अनजान हैं। इस डिवाइस को बोलते हैं आयरनी। सो द राइट आंसर इज़ ए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है रोमियो एंड जूलियट, उसमें क्या होता है कि जो वो क्या है जूलियट जब उसमें होती है, जब वो पी लेती है, पोसन पी लेती है, उसके बाद में जब रोमियो आता है उससे मिलने, तो रोमियो उसको समझता है कि ये मर गई है जूलियट, बट एक्चुअली वो मरी नहीं थी, उसने तो वो दवा पी हुई थी, मतलब बेहोश होने के लिए थी वो। बट ऑडियंस को पता है कि वो जिंदा है, बट उस करेक्टर को नहीं पता है जो उस समय उस प्ले में है ना। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको एक तरह से ड्रामेटिक आयरनी भी बोलते हैं, है ना। तो रोमियो क्या करता है कि वो उसी टाइम वो भी मर जाता है, वो ये सोच के मर जाता है कि जो जूलियट है वो मर चुकी है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब रोमियो मर जाता है उसके बाद उसको होश आ जाता है जूलियट को, फिर वो देखती है कि रोमियो मर गया, मतलब फिर तो आपको पता ही है। तो कहने का मतलब है कि वो आयरनी होती है, वही वो मतलब जो सिचुएशन है ड्रामा के अंदर उसी को आयरनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। A mode of satirical wit, depending for its effect on bitter, caustic, and often ironic language that is usually directed against an individual. ठीक है, मोड ऑफ सैटारिकल विट आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सार्केज्म, आयरनी, ह्यूमर, हार्मनी। सो दिस इज सार्केज्म। सार्केज्म क्या है, मोड ऑफ सैटारिकल विट है ना, डिपेंडिंग फॉर इट इफेक्ट ऑन बिटर, कास्टिक एंड ऑफन आयरनिक लैंग्वेज। इसमें आयरनिक लैंग्वेज का यूज़ होता है, और कभी कभी कास्टिक और बिटर, यानी कि बहुत ऐसा मतलब कमेंट या स्टेटमेंट बोल दिया जाता है कि जो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा कास्टिक एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ ए। ठीक है, ये सार्केज्म भी एक तरह से आयरनी है, मतलब आयरनी कई प्रकार की होती है। जैसे अभी हमने ऊपर जो हम पढ़ रहे थे वो एक तरह से ड्रामेटिक आयरनी थी, है ना, और ये जो आयरनी है ये वर्बल आयरनी होती है। वर्बल आयरनी का एक टाइप है सार्केज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अ मेटाफोरिकल प्लेस or an atmosphere where people are happily cut off from the rest of the world in favor of their own pursuit, यूजुअली मेंटल एंड एसोट्रिक वंस। ठीक है, मेटाफोरिकल प्लेस और या फिर एटमॉस्फेयर कह लो, ठीक है, बोथ द सेम नेम, मेटाफोरिकल प्लेस और एटमॉस्फेयर, जहाँ पर लोग अपने आप को मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे अपने आप को अलग महसूस करते हैं। उसके लिए टर्म है, उसे क्या बोलते हैं, हाई टॉवर, आइवरी टॉवर, ह्यूज टॉवर या फेमिनाइन टॉवर। सो द राइट आंसर इज़ बी, आइवरी टॉवर। आइवरी टॉवर एक ऐसा मेटाफोरिकल प्लेस होता है जहाँ पर लोग जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे अलग अपने आप को फील करते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि उनको जो दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो एक अपनी ही लाइफ अपने ही जॉन में जीते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो सिर्फ अपनी लाइफ को ही जी पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। डैश attributed to literary work in which a deity or else fate is represented as though deliberately manipulating events so as to lead the protagonist to false hope only to frustrate and mock them। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं ट्रेजिक आयरनी, कॉस्मिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सॉक्रेटिक आयरनी। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, आयरनी कई प्रकार की होती है। ड्रामेटिक आयरनी जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस करी थी, ठीक है, एक वर्बल आयरनी होती है। और यहाँ पर जो आयरनी आएगी, attributed to literary work in which a deity or else fate is represented as though deliberately manipulating events so as to lead the protagonist to false hope only to frustrate and mock them। मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कोई भी लिटरेरी वर्क होता है उसमें कोई व्यक्ति जो भी जिसमें बहुत अच्छे गुण होने के बावजूद भी, ठीक है, भगवान उसका जो मतलब भगवान या फिर भाग्य का जो मतलब खेल एक तरह से दिखाया जाता है। यानी कि उस कैरेक्टर के साथ जो
काफ़ी अच्छा है अपने गुणों में, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी उसको काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ता है ना। एक कहते हैं ना कि एक बुरा व्यक्ति अगर वो सफ़र करता है बुरा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति अच्छा करता है लेकिन उसके बावजूद भी उसे बुरा परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो ये कॉस्मिक आयरनी कहलाती है। यानी कि मतलब अच्छे गुण होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बहुत ही बुरा अपनी लाइफ में सफ़र करता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मिक आयरनी। सो द राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट 37, a name originally applied to a variety of poems by medieval French writer in the later 12th and 13th century. Some of them were lyrics, but most of them were short narratives written in octosyllabic couplets. ठीक है, ये भी ठीक है, ये क्या है, वैरायटी ऑफ पोइम्स का प्रकार है जो मीडिएवल फ्रेंच राइटर्स, ठीक है, जो मीडिएवल जो एज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, उसके टाइम पर ये लिखी जाती थी। ये है आपके ऑप्शन, यहाँ पर लेड है, ले है, लेमैन है और लायर है। सो ये एक तरह से आपकी ले है ना, ले पोइम्स हैं, ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी जाती थी इन medieval period by French writers. Next है 38, a term applied to a great variety of poems that use an ordinary speaking voice and नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अ टर्म अप्लाई टू ए ग्रेट वेराइटी ऑफ पोइम्स। बहुत सारी पोइम्स इस टाइप की होती हैं दैट यूज़ एन ऑर्डिनरी स्पीकिंग वॉइस, जिसमें एक ऑर्डिनरी स्पीकिंग वॉइस होती है। रिलैक्स मैनर टू ट्रीट देयर सब्जेक्ट गेली और प्लेफुली और विटी और विद गुड नेचर। Satire, under this heading one might place occasional verse, nonsense verse, sick verse, satire, burlesque, parody, epitaph, epigram, limerick and क्लेरियो। तो ये कौन सी पोइम्स का टाइप है? सो हैवी वर्स, सटायर, बर्लेस, लाइट वर्स। सो एक तरह से लाइट वर्स होती हैं। लाइट वर्स ऐसी पोइम्स होती हैं जो मतलब सिंपल जो कॉलोकियल लैंग्वेज होती है उसमें लिखी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अ टाइप ऑफ लाइट वर्स एंड अ पार्टिकुलर पॉपुलर फिक्स वर्स फ्रॉम इन इंग्लिश। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5 predominantly anapestic lines rhyming double A double B A। ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम है। तो ये टाइप ऑफ लाइट वर्स है, ये एक प्रकार से लाइट वर्स का ही टाइप है जिसमें क्या है, जो इसका जो डोमिनेंट जो मीटर है इसमें जो यूज़ होता है वो है एनापेस्टिक लाइन में इसको लिखा जाता है। इसकी राइम स्कीम है डबल ए डबल बी, इसको बोलते हैं लिमरिक। सो द राइट आंसर इज ए, लिमरिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, एनी पार्टिकुलर मीनिंगफुल अटरेंस स्पोकन और रिटन, क्या बोलते हैं इसको? लैग, पैरोल, डिफरेंस, डिफर। सो दिस इज पैरोल। पैरोल क्या है? एक पार्टिकुलर मीनिंगफुल अटरेंस और स्पोकन और रिटन, ठीक है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज जिसे हर कोई बोल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41, द इम्प्लिसिट सिस्टम ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्शन एंड अपोजिशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन विच मेक इट पॉसिबल विद इन ए लैंग्वेज कम्युनिटी फॉर ए स्पीकर टू प्रोड्यूस द एंड द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड ए पार्टिकुलर पैरोल। ठीक है, तो पैरोल क्या है? पैरोल एक आम बोलचाल, मतलब ऐसी लैंग्वेज है जो जिसे हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है। एक और स्पेशल टाइप की जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं लैंग। सो द राइट आंसर इज ए, ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री स्पीच साउंड। स्टडी ऑफ एलिमेंट्री स्पीच साउंड की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी,
सिंटैक्स, ग्रामर, मॉर्फोलॉजी। सो दिस इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ठीक है, स्टडी जो स्पीच साउंड की स्टडी होती है उसको बेसिकली हम फोनोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ साउंड। सिंटैक्स तो आपको पता है ना, सिंटैक्स तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, मॉर्फोलॉजी शब्द विज्ञान को बोलते हैं, ग्रामर हम जानते ही हैं। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 43, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट। फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, ग्रामर, मॉर्फोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? सो अर्थ विज्ञान को हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई भी वाक्य, कोई भी चीज़ है उसको हम अर्थ या बनावट के आधार पर ही समझते हैं। तो कोई भी चीज़ को अर्थ के आधार पर समझना सिमेंटिक्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है 44, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड इन ए लैंग्वेज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीच लैंग्वेज में जो सबसे छोटी यूनिट है स्पीच की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोनेम्स। ऑप्शंस हैं आपके फोनेम्स, मॉर्फिन्स, ग्रामर, मॉर्फोलॉजी। उसको बोलते हैं फोनेम्स। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है 45, द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग इवेंट and information in a narrative in such a way that later events are prepared for or shadowed forth beforehand। क्या बोलते हैं इसको, इस टेक्निक को? beforehand, forward, foreshadowing, forgery। So this technique of arranging event and information in narrative in such a way that later event are prepared for or shadowed forth beforehand is called foreshadowing। So the right answer is C। Next है 46, the detailed representation in prose fiction of the setting, dialect, custom, dress and ways of thinking and feeling which are distinctive of a particular reign such as Thomas Hardy Wessex or Rudyard Kipling India। Locale, locality, local color, local pupil। So this is called local color। So the right answer is C। Next question number 47, in the original Greek lyrics signified a song rendered to the accompaniment of a। मतलब ग्रीक में जो लिरिक है ना उसे इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था, उसे क्या बोलते हैं? सितार, गिटार, वायलिन, लायर। सो इसे लायर के साथ गाया जाता था। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है 48। ठीक है, तो ये वाला जो 48 है ना, इस प्रैक्टिस पेपर में एक्चुअली 60 क्वेश्चन थे। तो 1 से मतलब 24 और यहाँ से 48 से लेके 60 मैंने ना फर्स्ट में करा दिए थे। ये जो बीच वाला स्लाइड है ना ये स्किप हो गया था, गलती से हो गया था, तो इसके लिए मैंने ये सेकंड वीडियो इस प्रैक्टिस पेपर का बनाया है। तो आपको अगर अच्छे से मतलब 1 से लेके पूरा देखना है तो आप मतलब 24 प्रैक्टिस पेपर का पार्ट 1 पहले देख लेना, फिर इसको देख लेना, फिर आपका ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। 48 से लेके 60 तक की जो MCQs है ना वो मैंने फर्स्ट में करा रखे हैं। ठीक है, बीच का जो पार्ट मिसिंग मतलब मुझसे गलती से स्किप हो गया था वो मैंने इस वीडियो में कराया है 24 से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।